Hello everyone, and I hope you are all good. Welcome to today's The Hindu Newspaper Analysis. आज डेट है 27 जुलाई और चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदू एडिटोरियल। तो देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है वो पॉलिटिक्स से संबंधित है। हमें पता है कि पिछले कल जो है गवर्नमेंट ने नो ट्रस्ट मोशन पास किया। पार्लियामेंट में सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, और ये ऑपोजिशन पार्टी ने जो है इस मोशन को मूव किया हुआ है। इसके लिए देखिए 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं इसको मूव करने के लिए। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा डायरेक्टली मेंशन। तो आर्टिकल 75(3) जो है इसे इम्प्लिसिटली ड्राइव करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। 75(3) बोलता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी करेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं आपके, उनकी जिम्मेदारी बनती है पूरी लोकसभा के ऊपर। उनके एक्शंस, उनकी जो भी पॉलिसीज हैं उनको इलेबोरेट, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है जब हाउस जो है सेशन में बैठता है। तो इसमें क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है जिम्मेदारी बताई गई है लोकसभा में। ठीक है, 75(3) अगर वो जिम्मेदार है, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए और सिर्फ लोकसभा में, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाता है, राज्यसभा में इसको पास करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको 50 मेंबर चाहिए होते हैं सपोर्ट के लिए, तभी ये मूव होता है। ठीक, तो अगर ये हाउस में पास हो जाता है, अगर ये मोशन जो है पास हो जाता है, ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट फॉल हो जाती है। जो फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो हमारा 1963 में थर्ड लोकसभा के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर तब पास हुआ था। बट ये पास एक्चुअली हुआ नहीं था, ये डिफीट हो गया था बिकॉज इसको सपोर्ट नहीं मिली थी। ये आचार्य JB कृपलानी ने मूव किया था। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे भी ये फर्स्ट पेज पे हमारा आर्टिकल एक। देखिए, हमारे लिए जरूरी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एज अ बॉडी के लिए, एज अ बॉडी इसको जानना। ठीक है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस को चेक करती है और फॉरेन एक्सचेंज लॉ की वायलेशंस को, केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। इसके अंदर इन एक्ट्स के तहत जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर है, ये एक्शन ले सकती है, लेकिन ये सो मोटो नहीं लेती है। ये हमेशा गवर्नमेंट की डायरेक्शन या ऑन इधर कंप्लेंट, कोर्ट की डायरेक्शन हो, गवर्नमेंट की डायरेक्शन हो या कोई कंप्लेंट हो, तभी ये ईडी जो है काम करती है। ऑन इट्स ओन देयर इज नो सो मोटो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कुछ एक्ट्स हैं: कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी 1974, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इन चार एक्ट्स के तहत ये एक्शंस ले सकती है। इन चार एक्ट्स में इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, थर्ड न्यूज़ है लोकसभा से जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये अमेंडमेंट आई है 1980, जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर ये अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, तो इसमें कुछ लैंड्स में एप्लीकेबल किया गया है। सो इट इज द बिल इज अमेंडेड टू मेक इट एप्लीकेबल टू सर्टेन टाइप ऑफ लैंड। और वो लैंड क्या है, इसमें ये बोला गया है कि जो लैंड जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में मेंशन है एज अ फॉरेस्ट लैंड, और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है आफ्टर 1980, उस लैंड को इस 1980 में एक्ट में पहले ये कवर नहीं था, लेकिन अब इसे कवर किया गया है इन लैंड्स को। और साथ ही साथ में जो है ये एक्ट जो है कुछ सर्टेन लैंड्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि आपके नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट हो चुके हैं लैंड 1996 से पहले। और कुछ लैंड को एग्जेम्प्ट भी किया है इसमें से, और वो लैंड जैसे कि हैं आपके विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी बॉर्डर के एरिया आएंगे उन पे ये फॉरेस्ट एक्ट नहीं लगेगा। देखिए, फॉरेस्ट एक्ट का ये है कि अगर फॉरेस्ट एक्ट जहाँ पे आपका होता है वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है पेड़ नहीं काट सकते। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकती वहाँ पे। आपको कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे मंजूरी लेनी है किसी के लिए तो सेंटर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते अगर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सी रेगुलेशंस और
स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट होते हैं उस जगह पे। तो ये जो है विद इन 100 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। रोड साइड अमेनिटीज हैं, चाय की शॉप है या छोटी मोटी जो भी शॉप्स हैं रोड के साइड, उनके लिए अमेंड नहीं ये लागू होगा। पब्लिक रोड जो आपके गाँव के लिए जाते हैं उनके लिए, उनके ऊपर ये अमेंड नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे आप पेड़ काट सकते हैं रोड को एक्सेस करने के लिए। जू जू सफारी एंड इको टूरिज्म के लिए भी अगर आपको रोड एक्सेस चाहिए तो वहाँ भी आप डिफॉरेस्टेशन या पेड़ काट सकते हैं, ठीक। तो इन इन चीज़ों के लिए ये एग्जेम्प्ट करता है प्रोविजन, ठीक है। बट इशू यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा एग्जेम्पशन दी जाती है तो काफ़ी फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज़ों को प्रमोट करने के चक्कर में वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे जो है ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दी है, मतलब जूस पे, इको टूरिज्म पे। तो इस क्या पता इससे आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हो जाए। तो सेकंड न्यूज़ है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी पे। ठीक है, तो अभी जनवरी फरवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसने ये एस्टिमेट किया था कि बहुत सी जो मेजर इकोनॉमीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इनकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 2023 2024 में वो काफ़ी लो रहने वाली है। बिकॉज बहुत सी सिचुएशंस हमें पता है हुई, जैसे कोविड-19 हुआ, इसमें भी बहुत दिक्कतें आई वर्ल्ड इकोनॉमी में, बहुत सी सप्लाई चेन इश्यूज आए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे यूएस में दो मेजर बैंक्स जो है क्रैश किए, ठीक है। तो इन बहुत सी चीज़ें स्पायरलिंग होने की वजह से जो है वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसका आउटलुक बहुत खराब यहाँ पे प्रोजेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। इवन इमर्जिंग इकोनॉमी का भी जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आईएमएफ ने बोला है कि जो हमारा डेट है इमर्जिंग इकोनॉमीज का या डेवलप्ड कंट्रीज का या डेवलपिंग कंट्रीज का, वो मे इट मे राइज इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल कंसेंसस है डेट रेजोल्यूशन पे, ठीक है, तो डेट रेजोल्यूशन पे ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे हमारे पोस्ट, ठीक है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है। इंडिया का फाइनेंशियल 1991 में देखिए कितना डेट क्राइसिस हो गया था। तो इस टाइप के केसेस हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर अगर सिचुएशन वर्स होती है बहुत से डेवलपिंग नेशन में। तो यहाँ पे इसीलिए आईएमएफ के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें इन डेट रेजोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा ग्लोबल कंसेंसस के लिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी आपका फाइनेंशियल फिस्कल कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स है बेसिक, वो हमें जान लेना ज़रूरी है कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। मान लीजिए गवर्नमेंट एक साल पे 100 रुपये खर्चती है, ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट का वो सिर्फ 80 रुपीज़ हो रहा है। तो 100 माइनस 80 जो होगा वो 20 रुपीज़ जो होगा आपका फिस्कल डेफिसिट होगा। अब इसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, लोन लेती है, एक्सटर्नल बोरोइंग करती है, ठीक है। उन लोन पे लगते हैं आपके इंटरेस्ट, ठीक है। जब आप इस इंटरेस्ट को इस लोन से डिड्यूस कर दोगे और मतलब इस बोरोइंग को जब आप एक्सक्लूड कर दोगे तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिर आप अगर इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोरोइंग की तो बात की नहीं, यहाँ पे हमने रेवेन्यू की बात की और एक्सपेंडिचर की बात की। 100 रुपये हमारा खर्चा हो रहा है, 80 रुपये रेवेन्यू आ रहा है, तो जो 20 रुपये वो फिस्कल डेफिसिट हुआ, ठीक है। जो फिस्कल डेफिसिट 20 रुपये हुआ, ठीक है, अगर हमने 20 रुपये का लोन, सरकार ने 20 रुपये का लोन लिया, उस पर 5% अगर, यानी कि 5 रुपये इस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो उस इंटरेस्ट को 20 रुपये फिस्कल डेफिसिट 20 और 5 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट को कैंसिल करके जो बचता है हमारा वो प्राइमरी डेफिसिट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करके प्राइमरी डेफिसिट आता है, ठीक है। तो और ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है फिर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, तो इस तरह से प्राइमरी डेफिसिट होता है। एक और टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट जो है सिंपल सा ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये हमारी टर्म जो है रंगाराजन कमेटी ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ने ये सजेस्ट की थी, ठीक है। तो हम कैपिटल जो भी हम पैसा खर्चते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, लाइक हॉस्पिटल बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, स्कूल्स बनाने में, ठीक है, और वो पैसा खर्चने के बाद जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आता है उसके गैप को जो हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। एक ये तीन कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना जरूरी है इस आर्टिकल समझने के से पहले। और एक पब्लिक डेट जरूरी है आपको, ठीक है। पब्लिक डेट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, जो भी डेट होता है गवर्नमेंट को, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मनी बोरो करती है। वो बोरो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से करती है, ठीक है, ट्रेजरी बिल से करती है। लाइक ट्रेजरी बिल्स आपको पता है कि आप
3 महीने के लिए या कुछ साल के लिए, 6 महीने के लिए, 182 डेज के लिए जो है आप उन बिल्स को खरीदते हैं और गवर्नमेंट जो है स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट रेट उन पे देती है। और ये जो है गारंटी, सोवरेनिटी गारंटी होती है, यानी कि इसमें आपका पैसा लैप्स नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आपका पैसा डूबता नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है। तो पब्लिक डेट, ये होते हैं पब्लिक डेट के रिसोर्सेस। ठीक है, और ये इसको पे किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, गवर्नमेंट जो ले रही है वो पब्लिक डेट है। ठीक है, मतलब हमारे इस डेट को जब गवर्नमेंट लेगी तो पे भी तो हम ही करेंगे ना, टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, लोगों की। ठीक है, तो पब्लिक डेट होता है। तो ये देख लिया आपने, पब्लिक डेट क्या होता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल बोल रहा है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है और जो पब्लिक डेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा हुआ, ये काफ़ी टाइम से चला हुआ है, इसकी हाई रहता है काफ़ी डेफिसिट। इवन हमारे पास बहुत सी ऐसी रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उन रेगुलेशंस को देखते हुए भी ये जो डेट है और ये फिजिकल मैनेजमेंट है और फिजिकल कंसोलिडेशन जिसको हम कंप्लीटली बोल सकते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है, देखो फिजिकल डेफिसिट जो है 2020 2021 में कोरोना टाइम पे जो है 13.3% था, जो कि बहुत ज़्यादा है। और पब्लिक पब्लिक डेट जो है 89.6% था। ठीक है, और ये कोरोना के बाद कुछ हद तक देखिए लो हुआ है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसमें और भी गिरावट और भी चेंज आना ज़रूरी है। ठीक है, अब डेट डिक्लाइन कैसे होगा, ठीक है, पब्लिक डेट तो हम कम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक जर्नल से एक कॉन्सेप्ट है, देखिए। अगर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, मान लीजिए कि 7% से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है और गवर्नमेंट दे रही है हमारे को 5% हमारा डेट के ऊपर वो, तो जो पर 2% का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होगा, इससे जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा आपका पब्लिक डेट पे। यहाँ से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा हमारा पब्लिक डेट। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे अगर हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज़ीरो होगा, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट जो होगा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा डेट जो है डिक्लाइन हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो हमारा इंटर जो हम गवर्नमेंट जो है अपने बिल्स पे, यानी कि पब्लिक डेट पे जो इंटरेस्ट रेट लो करती है, वो जो है इट इज़ नॉट अ गुड इन अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मे बी ये कम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसे यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल रिप्रेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल रिप्रेशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है जो डेट रिडक्शन करती है वो करती है अपने वेरियस फंड्स के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर से फंड्स लेती है, बट वो काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट होता है। आप ऐसे देखिए, अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं वहाँ पे आपको 7 से 8% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आप खरीदते हैं तो वहाँ पे 5 to 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो काफ़ी कम, लो कॉस्ट फंडिंग पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। और ये मेजर जो है ये काफ़ी रिप्रेसिव होता है और डिसएडवांटेज होता है ये सेवर्स के लिए जो सेव करना चाहते हैं। तो ये फाइनेंशियल रिप्रेशन इस कंसेप्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से देखिए, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है या स्टेट ऐसा करती है तो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए आपका पब्लिक डेब्ट डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, देखिए वो टेक्निकली ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही रहता है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है 5% ऑफ जीडीपी है और 25% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट है। यानी कि अगर आप 100 रुपये का रेवेन्यू आप सरकार खर्च रही है तो उसमें से 25% जो है आपका, मतलब उसका 25% जो है इंटरेस्ट ही है आपका। ठीक है, अगर 25% इंटरेस्ट है तो ये तो हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट पेमेंट। और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पब्लिक डेट स्टेट की बात करें तो 48% वेस्ट बंगाल में है, 37.6% आपका राजस्थान में है। ठीक है, केरला का 33% है, तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट, तो सस्टेनेबिलिटी डेट की नियर फ्यूचर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर सिचुएशन खराब होती है। तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है, जितना डेट बढ़ता है तो इससे करेंगे क्या। अभी गवर्नमेंट तो चल रही है, हमारा इकोनॉमी तो चल रही है, हमें डे टू डे में क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर डेट इंक्रीज भी हो रहा है, हमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बिकॉज बट ये एक ऐसी चीज़ है, ये इंटरनली इकोनॉमी को बहुत वीक कर देती है और इकोनॉमी से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में
बहुत इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपेंडिचर है आपका, जो आपका फिज़िकल, जिससे आप हॉस्पिटल, ब्रिजेज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए जो भी फंड यूज़ कर सकते थे, वो फंड आप अब इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दे रहे हो, ठीक है? और साथ ही साथ में जो ग्लोबल नीड्स हैं आपकी, जैसे ग्रीन ट्रांजिशन है, क्लाइमेट चेंज में बहुत सी फंडिंग चाहिए हमें ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए, हमारे को ईवीज़ लानी है, ठीक है? हमारे को ग्रीन एनर्जी लेके आनी है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए भी फंडिंग चाहिए, लेकिन अगर आपका डेट जो है मोस्टली इंटरेस्ट पेमेंट और पैसा चुकाने में जाएगा, तो इन चीज़ों पे आप पैसा नहीं खर्च पाओगे, ठीक है? सेकंड जो है, आपको काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट को थ्रू करने में मुश्किल रहती है। देखिए, काउंटर साइक्लिक पॉलिसी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए रिसेशन आता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस कट कर देगी, ठीक है? और क्या करेगी, अपना इंटरेस्ट रेट जो है डाउन कर देगी, ठीक है? इससे क्या होगा कि मनी जो है मार्केट में जाएगा, और टैक्स जब कम करेंगे तो टेंडेंसी जो स्पेंड जो होगी वो पीपल्स की बढ़ेगी, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होगा, अगर टैक्स कम करेंगे तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट होगा, इंटरेस्ट कम करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है अर्निंग भी कम होगी गवर्नमेंट की, तो यहाँ से देखिए स्पायरलिंग होगी, और यहाँ से जो है पब्लिक डेट और बढ़ेगा, तो काउंटर साइक्लिक पॉलिसी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है? थर्ड जो है, देखिए सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत कैप्टिव है, ठीक है? उसमें CRR 4% है, ठीक है? स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशो 18% है, ठीक है? उसमें से भी बचता है तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, जिसमें अलग अलग वेरियस सेक्शन को, लाइक फार्मर्स को, ठीक है, MSME को, एग्रीकल्चर को, ये सारे जो हैं यहाँ पे जो सेक्टर हैं, इस तरह के बहुत से सेक्टर हैं जिनको पहले से स्टिपुलेटेड होता है, RBI की गाइडलाइन है कि इतने परसेंटेज ऑफ द शेयर आपको इनको लैंड करना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो है लैंडिंग रिसोर्स जो बचता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो बहुत कम बचता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है? और फोर्थ जो है, अगर आपके डेट बहुत ज़्यादा होगा तो सोवरनिट रेटिंग, जैसे I&P की होती है, ठीक है, फिच की होती है, ठीक है? तो इनकी जो सोवरनिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ग्लोबल, इनकी सोवरनिट रेटिंग एजेंसी उस नेशन के लिए काफ़ी गिर जाती है, ठीक है, जहाँ पे डेफिसिट हाई होता है, ठीक है? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हाई कॉस्ट में मिलती है फिर आपको, ठीक है? और लास्ट पॉइंट ऐसा है कि भाई, अगर आप आज बोरो कर रहे हो तो आप आज से कम 5 से 6 साल बाद दोगे, 10 साल बाद दोगे, 20 साल बाद दोगे, तो टेक्निकली आप एक यंगर जनरेशन को ये डेट बर्डन क्रिएट करके दे रहे हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर पोस्टैरिटी, ठीक है? तो अभी की जो एस्टिमेशन की बात करते हैं तो रफली 1,64,000 डेट बर्डन है कंट्री के हर एक बंदे पे, तो स्टडीज बताती हैं। तो इसलिए फिजिकल कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है कंट्री में, ठीक है? इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या स्टेप लेने चाहिए, एक तो GST का रिफॉर्म ज़रूरी है, इनकम टैक्स की रिफॉर्म ज़रूरी है, ताकि जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का इंक्रीज हो पाए, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट को क्लोज करने में और डेट को लो डाउन करने में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है? एग्रीगेट टैक्स जो होगा यहाँ पे GDP टू GDP जो है बढ़ेगा, ठीक है? सेकंड जो है, हमारा जो रादर हमारी जो पब्लिक सेक्टर है उसको हम बार बार जो है रिप्लेनिश करने से बेटर है उसको हम जो है डिसइन्वेस्ट करें, या तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब कंपटीशन होगा तो वहाँ पे जो है रेवेन्यू ज़्यादा बेटर जनरेट होगा, ठीक है? और पॉपुलिस्ट मेजर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलते हैं कि OPS जो हो गया हमारा, ठीक है, हायर सब्सिडी जो होगी, इससे भी हमारा डेट बढ़ता है गवर्नमेंट का, ठीक है? तो ज़रूरी है कि हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जिसमें जो है एक प्रॉपर वे में बताया गया है कि ईयर वाइज ईयर कितनी हमारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए और कब तक हमें इस फिजिकल डेफिसिट को क्लोज करना चाहिए, उस चीज़ को हमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसे एनफोर्स करना चाहिए स्टेट्स में भी। तो नेक्स्ट SCO से है, देखिए ये SCO के बारे में काफ़ी आर्टिकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, देखिए शंघाई कॉरपोरेशन और शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिलिटरीली काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, इसका इंडिया भी मेंबर है SCO का, ठीक है? तो SCO के जो अभी जो रिसेंट ऐड हुए हैं देखिए मेंबर में, और बहुत सी SCO ने अभी रिसेंटली डेवलपमेंट की है हाल ही में, देखिए क्या है कि जनवरी जो इस महीने की जुलाई 4 को है, इंडिया ने जो है 23rd मीटिंग जो है होस्ट की SCO की, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सी अचीवमेंट इस मीटिंग से निकल के आई, ठीक है? एक तो ईरान को फुल मेंबरशिप मिली, ठीक है? बेलारूस को भी अभी इन फ्यूचर जो है मेंबर स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी 2030 तक इन्होंने अडॉप्ट की है। तो SCO एक सक्सेसफुल ग्रुप है, लेकिन देखिए हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग के बहुत से चैलेंज होते हैं, SCO के भी चैलेंज है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए इंडिया और चाइना के बहुत से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है?
चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये दोनों जो है इंडियन की सोवरेन इंटीग्रिटी को जो है वायलेट करते हैं। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं इनकी दोनों की आपस सहमति नहीं बन पाती है, और वहाँ ये चीज़ हमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीज जो हैं कमिट करें और रिलेशनशिप, नेबर्स के रिलेशन को अच्छा करें। ठीक है, बिकॉज ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ में इंडिया को ज़रूरी होगा कि अपना जो इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंट तो बनाए ही बनाए, लेकिन उसे इंटरडिपेंडेंट बनाने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी बनाए। ठीक है, बिकॉज कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कितना जो है सप्लाई चेन इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि एक एफिशिएंट सप्लाई चेन इंडिया बनाए और ऐसा रिजिलियंट बनाए ताकि कोविड की तरह कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उससे वो टैकल कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मोशन है विच इज नॉट रिलेटेड टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट इन द हाउस? प्रिविलेज मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स एंड कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए यहाँ पे प्रिविलेज मोशन है, ये सिंगल एक मेंबर के अगेंस्ट मूव किया जाता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अगर आप पे ये पास होता है तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार जो है गिर जाती है। मोशन ऑफ थैंक्स, इसको पास करना जरूरी होता है, ये पास नहीं होता है। प्रेसिडेंट इसको हर फिस्कल ईयर के स्टार्टिंग में और साल के स्टार्ट फर्स्ट सेशन में इसको मोशन ऑफ थैंक्स को लेके आता है, तो सरकार को उसको पास करना पड़ता है। अगर ये पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। फिर आपका कॉन्फिडेंस मोशन है, ये भी आपका कॉन्फिडेंस को प्रूव करने के लिए होता है। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट कोलिजन में बन रही है, प्रेसिडेंट ने किसी को प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया, अब उसको कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है। अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन अगर वहां पे मूव नहीं होता है तो वो सरकार भी फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड है। ये जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो किन दो कंट्री के बीच में है? तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मैप खोलें अपना और वर्ल्ड मैप में देखें कि कौन सी दो कंट्री है आपका जो गल्फ ऑफ बोथनिया जिनमें जिनके बीच जो है या तो कौन सी दो कंट्री जो इन गल्फ ऑफ बोथनिया को सराउंड करती हैं। आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस मैप वाले क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग में मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे अपने एनालिसिस से पहले। ठीक है, तो आपको आई होप ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो। थैंक यू वेरी मच।